हाँ, तो फिर से एक्सटेंसिव है, क्यों भाई? उसकी इंटेंसिव नहीं है तो? हाँ हाँ, कम था तो ज़्यादा हीट लगी, कम हीट लगी, ज़्यादा था तो ज़्यादा हीट लगी। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। जिसके फॉर्मूले में मास था वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। हाँ, तभी तो मास था। कंफ्यूजिंग क्यों है? ऐसे तुम फॉर्मूले को क्यों देख रहे हो? आप फॉर्मूले को नहीं देखो ना, जहाँ से फॉर्मूला आया उसको देखो। वो तो फॉर्मूला मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया, और बेटा वो मास से डिवाइड किया था, तो इसलिए मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। हमने हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड किया था, तो इस वजह से वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही थी। जब आप किसी चीज़ को उसके नंबर से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट के लिए आएगी ना वैल्यू निकल के। देखो क्या कहना चाहता हूँ, जैसे आप एक 5 किलो का बॉक्स लो, ठीक है ना, और इस 5 किलो के बॉक्स के लिए मान लो मैंने हीट कैपेसिटी निकाली, वो कितनी आई? वो आई तुम्हारी 20 जूल, ऐसे समझते हैं छोटा सा डाटा लेके। तो बताओ 1 किलो के लिए कितनी आएगी? 4 जूल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब आपने मास बढ़ा दिया, अब आपने कर दिया इसका मास 10 किलो। कितना कर दिया? 10 किलो। अब इसको हीट लगी 40 जूल। अब बताना 1 किलो के लिए कितनी लगेगी? वो कहाँ बदली? क्यों नहीं बदली? क्योंकि यहाँ भी 1 किलो के लिए निकाला, यहाँ भी 1 किलो के लिए निकाला। और निकाला कैसे 1 किलो के लिए? मास से डिवाइड करके। ये हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। एक सेकेंड, यूनिट मास के लिए, और डिफाइन भी तो यही करी थी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो इसलिए मास आ रहा है डिवाइड करने की वजह से। और मास नहीं आता, मास नहीं आता तो देखो बदल गई, देखो बदल गई। मास को मत यूज करो, तो इसकी 20 थी, इसकी 40 थी, वो एक्सटेंसिव थी। अच्छा, आपने कैसे सोच के कहा? हाँ, इस हिसाब से इंटेंसिव। अच्छा ठीक है, अब देखो आ, आप मुझे बताओ, ये बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स में कितनी हीट है? ये कभी अब मुझ में कितनी हीट है? ऐसे कभी ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? या इस बॉक्स की एनर्जी कितनी है? दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं आपसे, दो क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं पूछता आपसे बताओ इस बॉक्स की एनर्जी कितनी है, या मैं आपसे पूछता इस बॉक्स की हीट कितनी है, या मैं आपसे पूछता इस बॉक्स का वर्क कितना है, इनमें से सारे क्वेश्चन सही हैं क्या? सिर्फ एनर्जी वाला ही सही है, ये क्वेश्चन ही गलत है। किसी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट है, हीट कब अपीयर होती है बेटा? जब आप प्रोसेस करते हो। वर्क कब अपीयर होता है? जब हम प्रोसेस करते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, बहुत नाजुक सी बात है। जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स रखा हुआ है यहाँ पे मैंने ग्राउंड लेवल पे, मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 0, मान क्या लो है ही है, ठीक है ना। अब मैंने इसे उठा के इस पे 10 जूल मैकेनिकल वर्क किया, और फिजिक्स वाला दिमाग मत लगाना कि cos 90 तो 0 हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा कर लो, है ना, क्योंकि वो बताते हैं ना उसमें कि सिर पे रख के चल रहे हैं तो कोई वर्क ही नहीं हो रहा है फिजिक्स के अकॉर्डिंग, है ना, वो वाली बात नहीं सोचना। मान लो मैंने इसे उठा के इस पे मैंने 10 जूल वर्क किया, और 10 जूल वर्क करके मैंने इसे यहाँ पहुँचा दिया, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 10 जूल। इसमें वर्क नहीं है 10 जूल, इसकी एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल। वर्क, वर्क किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वर्क एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका है, अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे जब। बेटा वर्क किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इस बॉक्स में कितना वर्क है ऐसे थोड़ी बोलूँगा, इस बॉक्स की कितनी एनर्जी है ये बोलूँगा। तो वर्क और हीट किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये जब प्रोसेस होता है तब अपीयर होती हैं। और जब ये किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज ही नहीं है तो इन्हें एक्सटेंसिव या इंटेंसिव नहीं कह सकते, ठीक है। तो हीट और वर्क ना तो एक्सटेंसिव होगी, नहीं मतलब क्लासीफाई ही नहीं कर सकते हम इसे, क्लियर। तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी थोड़े ही है ये। हाँ, वर्क डन होता है, हीट फ्लो होती है, लेकिन जब रुक गया कोई चीज़ तो वो उसके अंदर हीट थोड़ी ही होगी, उसमें तो वो हीट की वजह से एनर्जी आ गई होगी। तो
हम बात करेंगे, हालांकि बहुत डिटेल में हम लोग हीट और वर्क को डिस्कस करने वाले हैं, खासकर वर्क को, बट अभी हाल फिलहाल में बेसिक सा आइडिया था एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का। बताइए, कल मैंने कहानी छोड़ी थी हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम एट हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी और सीवी पर, ठीक है ना। बताओ कहाँ तक करवा दिया था? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें स्टार्ट करना था, वेरी गुड। यानी मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बता दी होंगी। मैंने आपको ये बता दिया होगा कि सीपी सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई समस्या नहीं। मैंने आपको ये बता दिया होगा कि सीवी जो है वो होगा एफ आर बाई 2, और जो सीपी माइनस सीवी है वो होगा आर, या फिर अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा क्या होगा, सीपी अपॉन सीवी, या फिर अगर मैं यहाँ से सीपी वगैरह की वैल्यू रिप्लेस करूं तो एक फॉर्मूला निकाला था, सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है ना। या अगर सीपी लिखोगे तो 1 माइनस गामा आ जाएगा, बाकी वो सेम है, मैथ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले मैंने बता दिए होंगे आपको लास्ट क्लास तक। अब हम इस एफ को कैलकुलेट करेंगे। दिस एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे ही एफ आ जाएगा सीवी आ जाएगा, सीवी आ जाएगा तो सीपी आ जाएगा, सीपी आ जाएगा तो गामा आ जाएगा, यानी हम अलग अलग गैसेस के लिए सारे वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर इनको यूज़ करके हम आगे बढ़ेंगे कहानी में और अलग अलग थर्मोडायनेमिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके वो इंडिपेंडेंट तरीके हैं जिन तरीकों से सिस्टम अपनी एनर्जी चेंज कर सकता है। वो इंडिपेंडेंट तरीके जिनसे सिस्टम अपनी एनर्जी चेंज कर सकता है, उसे डिग्री, उन तरीकों के नंबर को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यानी अगर किसी सिस्टम के पास एक ही रास्ता है अपनी एनर्जी को चेंज करने का, जो इंडिपेंडेंट है, दूसरी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। अगर किसी सिस्टम के पास ऐसे 2 रास्ते हैं जिससे वो अपनी एनर्जी चेंज कर सकता है और वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी। तो सिंपली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, दीज आर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में, इंडिपेंडेंट वेज टू एक्सचेंज एनर्जी, टू एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। अब जब मैं मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की बात करता हूं, तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के पास ना 3 रास्ते हैं बेसिकली जिनसे वो अपनी एनर्जी चेंज कर सकते हैं। या तो वो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर वो वाइब्रेशन कर सकते हैं, या फिर वो रोटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोटेशन। तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं किसी भी सिस्टम के पास क्या करने के, अपनी एनर्जी को चेंज करने के। और वो 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तरीका होता है ट्रांसलेशन, या फिर रोटेशन हो सकता है, रोटेशन से उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, ट्रांसलेशन से उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, या वाइब्रेशन से भी वो एनर्जी चेंज कर सकता है। तो 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो सकती हैं। एक तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जिसे मैं एफ टी कहने वाला हूँ, एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जिसे मैं आर कहने वाला हूँ, और एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी जिसे मैं एफ वी कहने वाला हूँ। दोबारा सुनो, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है वो इंडिपेंडेंट रास्ते जिनसे सिस्टम एनर्जी चेंज कर सकता है। अब ये 3 रास्ते आपस में इंडिपेंडेंट है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकता है। वाइब्रेशन का मतलब होता है मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर सकता है। रोटेशन का मतलब है वो रोटेट कर सकता है। इन 3 तरीकों से मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है। भाई अब तुम हीट करो किसी मॉलिक्यूल को तो उसके वाइब्रेशंस बढ़ेंगे जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अल्टीमेटली मॉलिक्यूलर लेवल पर ये 3 रास्ते हैं जिनसे आपका मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, हाँ, हीट एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है। ठीक है,
अच्छा, इसमें से भी जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसे हम इनएक्टिव मान के चलते हैं लो टेम्परेचर्स पे। जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्टिव मानो, तब तक हम उसको नहीं मानेंगे, बिना इसके ही काम करेंगे। जब क्वेश्चन साफ साफ लिख देगा कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करनी है, तब हम क्या करेंगे, उसे एक्टिव मानेंगे। ठीक है, और अभी जितना भी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा वो बिना वाइब्रेशनल के करके दिखाऊंगा। फिर एंड में एक छोटा सा पॉइंट जोड़ देंगे कि अगर क्वेश्चन ने इसे भी जोड़ दिया तो फिर हमारे पास क्या आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ओनली एक्टिव एट हाई टेम्परेचर्स, या आसान शब्दों में समझो, क्वेश्चन जब तक ना कहे तब तक हमारे लिए एक्टिव नहीं है। क्लियर। अब चलते हैं अलग अलग सिस्टम से मिलते हैं और उनके लिए ये तीनों तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैलकुलेट करते हैं। पहले दो करेंगे, लास्ट में जोड़ेंगे वाइब्रेशनल को, और हम देखेंगे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन तीनों को प्लस करके आएंगी। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, तो बोलो CV इज इक्वल्स टू FR/2 लगाकर हम क्या कर लेंगे, अपनी CV कैलकुलेट कर लेंगे उस गैस के लिए। बेसिकली गैस के लिए काम करने वाला हूं मैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूं मोनो अटोमिक गैस। ये बातें तुमने सुनी तो होंगी थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है ना, सुन रखी है ना। हाँ, तो मोनोटॉमिक गैस की बात करते हैं। मोनोटॉमिक गैस जैसे हीलियम हो गई तुम्हारी, ज़ेनन हो गई तुम्हारी, नियॉन हो गई तुम्हारी, वही नोबल गैसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। या किसी के वेपर्स हो गए, सोडियम के वेपर्स हो गए, Na गैस हो गई, तो किसी मेटल के वेपर्स हो सकते हैं। ये आपकी मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक गैस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लाइक दिस। ये एक मेरे पास मोनोटॉमिक गैस है। सबसे पहला मेरा सवाल है, अगर एक सिंगल एटम है, 3D स्पेस में इमेजिन करना, एक सिंगल एटम है, उसके पास कितने इंडिपेंडेंट रास्ते हैं ट्रांसलेशन करने के, कौन कौन से, ठीक है, X, Y और Z। देखो, अगर मैं तुमसे इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करूं, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और एक ये Z एक्सिस, तो इंडिपेंडेंटली ये मॉलिक्यूल या तो X एक्सिस पे जा सकता है, या Y एक्सिस पे ट्रांसलेशन कर सकता है, या फिर Z एक्सिस पे। अगर वो इधर गया तो क्या ये इंडिपेंडेंट रास्ता नहीं है, इधर नहीं जा सकता क्या, वो तीन ही एक्सिस हैं उसके पास जाने के लिए। ट्रांसलेशन का मतलब होता है बेटा एक स्ट्रेट लाइन में चलना। तो क्या एक सिंगल मॉलिक्यूल X, Y और Z में ही स्ट्रेट लाइन में चल सकता है, कहीं पे भी चल सकता है, तो फिर तीन क्यों बोला, रटा था फिजिक्स में। अच्छा भैया, बेटा देखो, हमने बोला इंडिपेंडेंट रास्ते ये तीन ही हैं। दिस इज एक्स वाई प्लेन, और ये एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, कहीं काम से जा रहे होगे, अच्छा, ठीक है। चलो बेटा, ये तो एक दूसरे पे वैल्यू डिपेंड कर रही है, उसको बंद कर। ये तो एक दूसरे पे वैल्यू क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, क्या समझे। ये इंडिपेंडेंट रास्ता नहीं है, इंडिपेंडेंट तीन ही है, इंडिपेंडेंट X, Y और Z तीन ही है। यानी जो FT है वो होगा 3, यानी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3। चलो बहुत अच्छी बात है। एक बार और मौका दूंगा तुम्हें, बताओ कितने रोटेशन पॉसिबल हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के, क्यों, कैसे, दो है, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। ये तो दो कह रहा है भाई, कि ये रोटेशन इंडिपेंडेंटली या तो क्लॉकवाइज कर सकता है और या तो एंटी क्लॉकवाइज कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने तो याद कर रखा है जीरो है जीरो ही देख ले। हाँ ठीक है, देखो, दिस इज नॉट रोटेशन, दिस इज स्पिन। व्हाट इज रोटेशन, रोटेशन किसी एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट होता है। अब जब आप इसे रोटेट करने की कोशिश करोगे, तो क्योंकि ये अकेला मॉलिक्यूल है, तो जब भी ये रोटेशन करेगा तो एक एक्सिस ऐसा बनाया जा सकता है जो इस मॉलिक्यूल को क्रॉस कर दे।
ये अकेला जो मॉलिक्यूल है, अकेला मॉलिक्यूल किसी एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट रोटेट कैसे कर सकता है? अकेली कोई चीज़ है वो तो सिर्फ ऐसे घूम सकती है, ठीक है। एक्सटर्नल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए उसके पास एक और एटम होना चाहिए था। एक और एटम जब होता तो वो उस एटम के अबाउट, उस एटम के एक्सिस पर क्या कर सकता था? रोटेट कर सकता। दो चीजें होती, तो इसको एक्सिस मान लूं तो देखो ऐसे घूम सकता था, ये ऐसे घूम सकता था, लेकिन ये अकेला है तो इसको तो कोई एक्सटर्नल एक्सिस है ही नहीं। अगर ये घूमेगा भी तो उसे स्पिन कहेंगे। हम स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकाल रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज स्पिन, इसे स्पिन कहते हैं। और एक रिवॉल्यूशन भी होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में नहीं जा रहा हूँ, बट आगे से आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से डील करो तो रोटेशन इज अबाउट एक्सटर्नल एक्सिस एंड स्पिन इज ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो उसकी खुद की एक्सिस है, जो उससे क्रॉस हो रही है, उसके अबाउट अगर वो घूम गया तो स्पिन, और किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट घूम गया तो वो क्या होगा? रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन। तो यहां रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? बोलो, 0। कितनी होंगी? 0। तो टोटल, अगर इसको हटा दूं, इसकी जरूरत अब मुझे नहीं है, अगर मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करता हूं, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो वो होगी एफ टी अब प्लस एफ आर, और अब डायरेक्ट ही लिख दूं ना, कितनी होगी? 3। बस खेल खत्म हो चुका है। बताइए मोनो अटोमिक गैस का सीवी कितना होगा? 3r/2। बताइए मोनो अटोमिक गैस का सीपी क्या होगा? सीपी होता है सीवी प्लस आर। 3r/2 प्लस आर करूंगा तो 5r/2 इसका आंसर आ जाएगा। रटना 1% कुछ नहीं है, मैं रटा दूंगा इन्हें। पैटर्न बनता है, दो दो चीजें बढ़ती हैं, दो दो के हिसाब से बढ़ता है ये, ठीक है ना। पैटर्न बनता है, अभी बनेगा पैटर्न। तो रटना वटना कुछ नहीं है, हम तो मौके पे निकाल लेंगे, हमें तो आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज दिस, आप इसे मत भूल जाना, बस इसे याद रखो। इससे सीपी सीवी सबकी वैल्यू गामा विद इन सेकेंड्स निकाल लोगे। आपको रटना नहीं है, रट के कब तक इन्हें रटते रहेंगे। ये आया सीपी सीवी, ये आया सीपी। बताओ मोनोटॉमिक गैस का गामा क्या होगा? गामा क्या होता है? रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी। कोई और ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, है ना, ये मत सोचना। आप बस सिंपल बोलो गामा क्या है? सीपी अपॉन सीवी। बताओ सीपी अपॉन सीवी करूं तो कितना आएगा? 5/3। 5/3, तो इसे पॉइंट में भी आगे निकालूंगा, फिलहाल यहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमने कैलकुलेशंस किए किसके? सीपी सीवी और गामा के फॉर मोनो एटॉमिक गैस। हमने सीखा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो इंडिपेंडेंट तरीके हैं जिससे सिस्टम अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, चेंज कर सकता है। वो इंडिपेंडेंट तरीके ट्रांसलेशन के हो सकते हैं, रोटेशन या वाइब्रेशन के। फिलहाल वाइब्रेशन को एक्टिव नहीं मान रहा हूँ। वाइब्रेशन को एक्टिव बोलेगा तो हमारे फॉर्मूले में एक बहुत छोटा सा चेंज आएगा, और उस चेंज का कारण है लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। किसी ने सुना हो तो, कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंट्रीब्यूट करती है एनर्जी में। केटी कंट्रीब्यूट करती है, कोई KT/2 कंट्रीब्यूट करती है, ये पढ़ा होगा। बट फिलहाल मैं उस डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, वो फिजिक्स का ही पार्ट है। बट हम सिर्फ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्टिव मानकर उस फॉर्मूले में माइन्यूट सा चेंज करेंगे, अपना काम चला लेंगे, ठीक है। आप इसे कॉपी कीजिए, कुछ नहीं लिखना। मोनो एटॉमिक गैस लिखनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम शायद लिखी ली होगी तुमने क्या होती है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए आपको FT लिखनी है, FR लिखनी है, CV लिखनी है, CV लिखनी है। बाद में मैं इन्हें टेबल फॉर्म में करवाऊंगा, और मोनो एटॉमिक गैस के आपको एग्जांपल्स लिख लेने हैं, दैट्स इट। ठीक, अब हम डाई एटॉमिक गैस के लिए सेम काम करेंगे, और आपको सोचना होगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। रटने की कुछ भी कोशिश हम लोग यहाँ पे नहीं करने वाले हैं भाई। देखिए, अब एक डाई एटॉमिक गैस की तरफ चलता हूँ। डाई एटॉमिक लाइक तुम्हारी O2 हो गई, N2 हो गई, और ये सारी की सारी डाई एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस जो हैं, सारी की सारी आप मुझे बताओ ऐसे लीनियर ही एग्जिस्ट करेंगी? इनमें तो कोई और शेप पॉसिबल नहीं है। दो चीज़ें हैं तो ऐसे ही रहेंगी, बीच में 2 बॉन्ड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन होंगे तो वो दोनों एटम ऐसे ही। अगर ऐसे हैं तब भी ये लीनियर ही है ना, कोई ऐसे तो नहीं सोचेगा कि ये अलग है और ये अलग है। देखने का नज़रिया अलग है, ये सेम ही है।
ठीक है ना। तो O2 है आपकी, जैसे जैसे आपकी H2 है, जैसे आपकी N2 है, जैसे आपकी Cl2 है, F2 है। तो जो भी आपकी डाइएटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए हम ये कैलकुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो एक डाइएटॉमिक गैस को इस तरह से बना रहा हूँ। सवाल मेरा ये है, इस डाइएटॉमिक गैस के पास इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन करने के कितने तरीके हैं? 3 ही तरीके हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे जा सकती है पूरी की पूरी सिस्टम, एज ए सिस्टम ये पूरा एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, एज ए सिस्टम ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे मूव कर सकता है, एज ए सिस्टम ये पूरा का पूरा जेड एक्सिस पे मूव कर सकता है। तो वो चेंज नहीं होगा। FT ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रहेंगी, ये एक्चुअली एंड तक चेंज ही होने वाली नहीं है। 3 ट्रांसलेशन करने के 3 ही इंडिपेंडेंट तरीके हैं, ठीक है। रोटेशन के कितने तरीके हैं, कौन कौन से? एक 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 ये ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, हाँ मतलब ऐसे ऐसे इस पेन को ऐसे घुमाऊं, हाँ ऐसे घूम सकता है। तुमने जो है, अच्छा ठीक है, एक ही लग रहा है ये, अच्छा ठीक, वो एक बात है ना, लेकिन वो रोटेशन एक्सिस फिक्स करके कर रही है। जैसे दिस, अब मैं समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रही है, और इसके साथ ही एक कंफ्यूजन भी मैं क्रिएट करूंगा। देखो, ये आपके 3 एक्सेस हैं, ठीक है ना। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अब मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, दिस इज माई मॉलिक्यूल, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल देखो रोटेट कैसे करेगा। इस मॉलिक्यूल को मैंने एक एटम को फिक्स कर दिया यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट कर सकता है। ये कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? जेड एक्स, ये तुम्हारी तरफ जो निकल रही थी ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल यहीं फिक्स कर दूं इसी पॉइंट पे, ऐसे रोटेट कर सकता है, ठीक है ना, इस एक्सिस की तरफ जा सकता है। अरे ठीक है, तो एक इसके अपनी भी तो एक्सिस है, उसको काउंट नहीं करोगे क्या? अगर मैं एक्स एक्सिस ही लूं बेटा, तो उसमें तो दोनों मॉलिक्यूल उसी जगह एक्सिस में आ जाएंगे ना। अपनी ही एक्स एक्सिस के अबाउट तो वो स्पिन करेगा, एक्स एक्सिस के अबाउट तो वो क्या करेगा? स्पिन करेगा, और बाकी बचे हुए 2 एक्सिस के अबाउट वो क्या करेगा? रोटेशन। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो ये मॉलिक्यूल अगर मैंने यहां फिक्स किया, लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और यहाँ कहीं है आपकी z एक्सिस, तो ये मॉलिक्यूल y एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकता है, z एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकता है, लेकिन x एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं। वो इसको स्पिन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? स्पिन कहा जाएगा, अगर इसकी अपनी दोनों एटम इसके सेम एक्सिस में इंक्लूड हो गए तो। यानी यहाँ पर बताओ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आएंगे? 2। बात समझ में आ रही है? कितने आएंगे? 2। अपनी वाली एक्सिस को काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो बताओ फिर CV कितना आएगा? अब बताते चलो, देखो फॉर्मूला को तो मैं ही याद करा दूंगा। फॉर्मूला है CV इक्वल्स टू FR/2। बताओ 5R/2, CP कितना होगा? 7R/2। बहुत आसान है, बताइए गामा कितना होगा? 7/5। इजी था, ठीक है। ये हमारा डायटोमिक के लिए, कॉपी कीजिए। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 5। कर लो कॉपी जल्दी से, देखो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो ट्राई एटॉमिक से मिलते हैं। अब देखो ट्राई एटॉमिक भी ना 2 तरह की होती है। ट्राई एटॉमिक 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर, और एक होती है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब एक ही डायरेक्शन में होगी, लीनियर शेप हम पढ़ चुके हैं। जैसे CO2 है, तो CO2 आपकी साइड से बनाता हूं थोड़ा, ट्राई एटॉमिक भी है और कैसी है? लीनियर भी है। ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात करूं तो ये CO2 है,
अब इसके लिए बताओ एफ टी, अब थोड़ा फास्ट हो जाए, एफ टी तो बोलो कितना होगा 3, एफ आर बताओ 2 ही रहेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही लाइन में है ना सबकी सब। तो अब यहां से एक्सेस खींच लो, आप एक्सेस खींच लो। क्या हुआ, कैसे मुस्कुरा रहा है? हाँ अच्छा, अच्छा दिमाग में तू 3 कह चुका था इसके लिए एफ आर। चलो, तो एक तो एक्स, हाँ एक तो एक्स एक्सिस होगा, एक तो क्या होगा वाई एक्सिस होगा, और एक तो क्या होगा जेड एक्सिस हो सकता है। जेड एक्सिस के अबाउट ये स्पिन करेगा, वाई एक्सिस के अबाउट ये स्पिन करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस के सॉरी रोटेट करेगा इन दोनों के लिए, और एक्स एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा स्पिन करेगा। तो एफ आर यहाँ पर 2 होंगे। तो बताओ रिजल्ट तो सेम ही रह गए। हाँ, सी वी कितना बना 5r/2, सी पी कितना बना 7r/2, और गामा कितना बना 7/2। यानी डाई एटॉमिक हो या ट्राई एटॉमिक लीनियर हो, रिजल्ट सेम है। रिजल्ट कैसा है? सेम है। तो आसान हो गया याद रखना। अब देखो, अब अपने पास कौन सी है बोलो तो? अब अपने पास है नॉन लीनियर। ट्राई एटॉमिक तो है लेकिन कैसी? नॉन लीनियर है। फॉर एग्जाम्पल देखो तो कौन मिलेगी? SO2 ले लो, जैसे SO2। तो SO2 कैसी है? नॉन लीनियर है, ट्राई एटॉमिक भी है लेकिन बेंट शेप है। लीनियर ऐसे बोलूंगा, ये बेंट शेप है। अब बताओ इसके लिए, बताइए सबसे पहले SO2 बना लेते हैं, इधर बनाते हैं तो यहीं से एक्सेस समझ आ जाएंगे हमें। बताइए FT तो कितना लिख दूं 3, ये नहीं बदल रहा है, एक्स वाई जेड एक्सेस पे ही जा सकता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एज ए होल ट्रांसलेशन करने। FR बताइए FR कितने होंगे भैया? कितने एक्सिस के अबाउट ये इंडिपेंडेंटली वो कर सकती है? तीनों के अबाउट कर सकती है। ये इस पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन करने वाली एक्सिस बना दोगे जिसमें पूरा मॉलिक्यूल आ जाए। भाई इसमें मैंने एक्स एक्सिस जब बनाई तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आ गया कि नहीं? क्या इस मॉलिक्यूल में ऐसी कोई एक्सेस हो सकती है? इस मॉलिक्यूल में ऐसी कोई एक्सेस नहीं हो सकती। आप इसे वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो, आप इसे एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो, आप इसे जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हो। तीनों में से किसी एक्सिस में ये पूरा मॉलिक्यूल कंटेन नहीं हो सकता। पूरा मॉलिक्यूल कंटेन नहीं हो सकता तो इसकी स्पिन होगी नहीं, सिर्फ क्या होंगे रोटेशंस एक्स वाई जेड एक्सिस पे। बताइए तो एफ आर की वैल्यू कितनी लिख दूं 3, तो सी वी की वैल्यू कितनी लिख दूं 3r, कितना आ जाएगी 3r, है ना। अब फॉर्मूला लिखने की तो जरूरत नहीं है ना। CV क्या होता है FR/2, और CP कितना आ जाएगा 4, बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा 4r। गामा कितना आ जाएगा 4/3, आसान है। ऐसे ही इसी में पॉली एटॉमिक गैस होती है, ध्यान देना। पॉली एटॉमिक गैस, यहीं पे मामले को झगड़े को ख़त्म करते हैं और हमेशा हमेशा के लिए इन रिजल्ट्स को अब हम ध्यान रख लेंगे। ध्यान रखना क्या है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है ना। एक मेरे पास है पॉली एटॉमिक गैसेस जिनमें 3 से ज़्यादा एटम्स होंगे। लेट्स से आई हैव मीथेन। तो अब मीथेन का मॉलिक्यूल देखते ही आपको रिजल्ट समझ आ जाना चाहिए। मीथेन टेट्राहेड्रल है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हैं। तो मुझे बताइए कोई ऐसा आप एक्सिस डाल सकते हो जो इस पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन कर ले? अरे क्या ऐसा मॉलिक्यूल मैं डाल सकता हूं जो इस पूरे मॉलिक्यूल को कंटेन कर ले? नहीं। FT कितने होंगे? FT कितने होंगे बताओ 3, हाँ ट्रांसलेशन वाले। FR कितने होंगे 3, बताओ CV कितना होगा 3R, बताओ CP कितना होगा 4R, बताओ गामा कितना होगा 4/3। अरे ये तो सेम आ रहा है, समझे। तो किस किस के लिए सेम आता है? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर और पॉली एटॉमिक के CP/CV R सेम है, गामा सेम है, और डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक का सेम है, मोनो एटॉमिक के डिफरेंट है। आप इसे कॉपी कीजिए टेबल फॉर्म में और फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है थर्मो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आगे की कहानी में, क्योंकि मैथ्स इन्वॉल्व होती है तो थोड़ा सा मैथ्स वाले बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट फील कर पाते हैं। और चैप्टर भी बहुत कायदे का है। क्वेश्चन टफ बनाना हुआ तो ऐसा भी क्वेश्चन बना देगा एडवांस में जो टीचर्स पे ही सॉल्व ना हो, क्या समझे।
बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, कुल मिला के इतना कहना चाहता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं क्योंकि आप हर तरह की चीज़ ऐड कर सकते हो यहाँ पे। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट कर सकते हो क्योंकि गिब्स एनर्जी आ जाती है। आप इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेट कर सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स एनर्जी आपस में रिलेटेड होती हैं। तो हर एक चैप्टर से इसका लिंक हो जाता है ज़्यादातर। तो इसलिए इतना मिक्सअप करके क्वेश्चन बनता है कि सारा चैप्टर आएगा तब तो काम होगा, वरना तो नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस दिखाई दे सकते हैं। हटा दूँ इसको, आसान है ये रिजल्ट्स याद रखना। अब देखो, अगर वाइब्रेशनल को एक्टिव बोल दे, हालांकि बहुत रेयर इस बात के चांस हैं, तुम्हारी बिल्कुल ही किस्मत खराब हो तो वो वाइब्रेशनल को एक्टिव मान सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मान ले तो ज़्यादा परेशान मत होना। जो टोटल जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हम निकालते हैं 3n से। हियर n इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ये n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे अगर मोनोटॉमिक गैस है तो उसमें एटम एक ही है, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 3 × 1 3 होंगी। और वो 3 की 3 कौन सी थी, ट्रांसलेशनल। तो रोटेशनल भी 0 थी। बताओ वाइब्रेशनल कितनी होगी, 0 ही होगी, तभी तो टोटल वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो इन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताओ किस किस का कंट्रीब्यूशन है, Ft का कंट्रीब्यूशन है, Fr का कंट्रीब्यूशन है और Fv का कंट्रीब्यूशन है। अगर मुझे Fv निकालना है तो क्या मैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से Fr प्लस Ft को माइनस कर दूं? अरे बोलो, तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा, बोलो, Fv मिल जाएगा। और अगर उसने बोल दिया Fv भी है तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने हैं। तो इसको कैलकुलेट यहीं कर डालते हैं, अलग का झगड़ा नहीं छोड़ रहा है। बताओ मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी, F स्मॉल t लिख रहा हूं, कितनी थी, 3। और इन 3 में Ft कितनी थी, 3। Fr कितनी थी, 0। Fv भी कितना हो जाएगा, 0, यानी यहां लोड ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ कहां पर, डायटोमिक पर। बताइए डाई एटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बनेंगी? वो तो बेटा जब वाइब्रेशनल एक्टिव नहीं था तब थी। यहां से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालोगे कितनी आएंगी, 6। कितनी आएंगी, 6। तो F टोटल कितनी आएंगी, 6। इसमें से Ft कितनी थी, 3। Fr कितनी थी, 2। Fv कितनी होगी? देखो आसान है कि नहीं। ऐसे ही और किसी गैस के लिए भी आप Fv निकाल सकते हो। वंस यू हैव कैलकुलेटेड Fv, तो हमें Cv कैसे निकालनी है। अगर उसने बोल दिया कि भाई Fv को एक्टिव मानो, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्टिव मानो, तो Cv क्या होंगे, Cv थोड़े से बदल जाएंगे। क्योंकि देखो पहले जो Cv था ना हमारा, वो Cv हम सिर्फ किससे निकाल रहे थे, Ft और Fr से निकाल रहे थे। Ft और Fr दोनों ही कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं हीट कैपेसिटीज में, CpCv में, वो कंट्रीब्यूशन देते हैं R/2 का। तो इसने भी R/2 का कंट्रीब्यूशन दिया, इसने भी R/2 का कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। और टोटल मैंने इनको कैलकुलेट कर लिया, टोटल कितनी है, तो टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया R/2 को, तो वो मैंने Fr/2 कर दिया Cv के लिए, ठीक है। जो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, ये R का कंट्रीब्यूशन देती है। ये जो कुछ मैंने कहा CpCv में कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी में सिखाए जाते हैं। वहाँ आपको ये भी सिखाया जाता है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक एनर्जी में कितना कंट्रीब्यूशन देती हैं। कोई kT देती है, कोई खाली kT/2 देती है, तो वो भी आपको वहीं पे सिखाया जाता है। हाल फिलहाल में ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है हमें बस Fv निकालना आ गया। Fv निकालना आ गया तो हम Cv निकाल लेंगे। Cv कैसे निकालेंगे, पहले Cv कितना था, Fr/2 था। इसमें ये दोनों थी Ft प्लस Fr, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। अब इसमें मैं क्या और जोड़ दूंगा बताओ, Fv इंटू R, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और उसका कंट्रीब्यूशन कितना, R का। इजी है, ठीक है। तो थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। मोनोटॉमिक के लिए कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज वहां Fv है ही नहीं। अरे बोलो, ठीक है। तो किसके लिए चेंज आएगा, डायटोमिक के लिए और उनके लिए। उस चेंजेस को आप देखना एक बार, और इस तरह से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं Cp और Cv का। बोलो बात समझ में आती है? तो इसको आप फटाफट कॉपी कीजिए और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं।
थोड़ी सी मैथ, हालांकि मैथ थी नहीं मेरे पास भैया, तो हल्की कमज़ोर है, तुम लोग साथ देना। तो वाइब्रेशनल को अगर एक्टिव मानता है तो हमें क्या करना है, बट बहुत रेयर है, बहुत रेयर है कि वो वाइब्रेशनल को एक्टिव मान के काम करे, ठीक है ना। बट हम कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहते जहां हम फंस जाएं भाई, तो इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, लिख लिया? हाँ लिख लो लिख लो। बाकी सबके लिए भी ऐसे ही किया जा सकता है, ट्रायटोमिक, नॉन लीनियर, क्योंकि ट्रायटोमिक लीनियर तो डायटोमिक जैसी है, ये उसके लिए तो सब कुछ सेम आया था, तो बाकियों के लिए भी आप बहुत इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, इजी है, आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी आपको मैथ की नॉलेज दूं, जो ऑलरेडी मुझे पूरी उम्मीद है आपको होगी। जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशंस होते हैं, क्या होते हैं? पार्शियल, डेल u अपॉन डेल टी ऐसे करके, तो वो सुन रखे है ना सभी ने, बहुत अच्छी बात है। तो वहीं से अब हम चीज़ें शुरू करेंगे। तो देखो, अगर मैं कह सकता हूँ, हालांकि आपको पता होंगी बातें, तो फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, बताना ठीक कह रहा हूँ कि नहीं। मान लो कोई एक ए प्रॉपर्टी है, ए इज ए स्टेट फंक्शन, और ए फंक्शन है एक्स और वाई का। किसका? एक्स और वाई का। तो मैं स्मॉल चेंज निकालना चाहता हूं इन द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशंस। तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं डेल ए, जैसे एक तो होता है देखो डेल्टा ए, एक होता है डी, और एक होता है ये डेल। ये बड़ा चेंज है, ये उससे छोटा चेंज है, और ये सबसे छोटा चेंज है। समझ रहे हो ना, ये बातें तो पता है ना, ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा मुझे। चलो, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। अगर मुझे स्मॉल चेंज इन ए निकालना है तो वो होगा डेल ए विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स कीपिंग वाई कांस्टेंट इनटू ओवरऑल चेंज इन एक्स। भाई एक्स की छोटी वैल्यू में चेंज के रेस्पेक्ट में ए में इतना चेंज हुआ, तो अगर x की वैल्यू dx चेंज हुई तो ओवरऑल चेंज कितना आएगा ए में? डी बाई डेल ए बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट। यहां तक कोई समस्या नहीं है। प्लस ऐसे ही दूसरे के साथ भी तो करना है मुझे, तो बताओ क्या होगा? डेल ए बाई डेल वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट इंटू डी वाई, है ना। कोई रटना नहीं है ये आपको, ये तो आपको लिखना आना चाहिए। और अच्छी बात ये है कि ये आपको ऑलरेडी लिखना भी आता है, क्योंकि आपने इसे मैथ में हल्का सा मिल रखा है। तो बोलो, क्या मैं किसी ए स्टेट फंक्शन के लिए स्मॉल चेंज इस तरह से निकाल सकता हूं? निकाल सकते हैं। तो लिख लो इसे, लिखो इफ ए इज ए स्टेट फंक्शन, ऐसे ही एरो बना के, फ्रेश चीजें अब शुरू हो रही हैं यहां से। इफ ए इज ए स्टेट फंक्शन, if a is a state function, a is a state function आदि इसको लगा देना यार चार्जिंग पे, चार्जर है वहां पे। if a is a state function then, बस लिख लो ये सामने जो इक्वेशन लिख रही है। ये किसने रख दिया यहाँ पे सीट? चलो अच्छी है, लेकिन ठीक है। बताओ क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हेडिंग डालेंगे इंटरनल एनर्जी। तो अब हम पहली प्रॉपर्टी अपनी पहले स्टेट फंक्शन से मिल रहे हैं, विच इज इंटरनल एनर्जी। ठीक है, कुछ छोटी मोटी बातें। इंटरनल एनर्जी सबसे पहले किससे रिप्रेजेंट करोगे? यू से, और फिजिक्स में शायद ई से रिप्रेजेंट किया होगा आपने, इसे यू से ही किया था। चलो, तो इंटरनल सॉरी भैया, इंटरनल एनर्जी बताइए। इंटरनल एनर्जी कैपिटल यू, इसको हमें डिस्कस करना है। छोटी मोटी बातें इसके बारे में पहले तो लिखो। लिखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये अमाउंट पे डिपेंड करती है ऑब्वियसली। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। ध्यान देना, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में कोई ख्याल अपने मत रखना भाई, ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, कल भी मैंने ये बात मेंशन कर दी थी हल्की सी, ठीक है। होती क्या है? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, बता सकते हो?
इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखो जैसे कोई सिस्टम है, डेफिनेशन बड़ी आसान है। जैसे कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में मैंने गैसेस ले रखी हैं लाइक दिस, ठीक है। अब जो गैस होंगी, उनके गैस के जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास अलग अलग तरह की एनर्जीज होंगी। जैसे वो इधर उधर भाग रहे होंगे, उनके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। कुछ पोटेंशियल एनर्जी होंगी। वाइब्रेट कर रहे होंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और तुम्हारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तमाम तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। एक न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, लेकिन मैं उसे बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ लोग न्यूक्लियर एनर्जी को इंटरनल एनर्जी का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को ऐसे ही बोल के छोड़ रहा हूँ कि उसको आप भूल जाओ, उसको काउंट मत करना। उसके अलावा भी तो 36 तरह की एनर्जीज हैं। इन सारे मॉलिक्यूल्स की सारी एनर्जीज का सम क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। भाई इस सिस्टम की अपनी एनर्जी, नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल एनर्जी। इस सिस्टम की खुद की कितनी एनर्जी है, और वो कैसे निकालोगे? इसके सारे पार्टिकल्स की सारी एनर्जीज को सम करके। क्लियर? तो किसी भी सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स की सारे टाइप की एनर्जीज को जब आप क्या करते हो? सम करते हो, तो आपको क्या मिलती है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। बहुत तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। इवन ऐसी भी एनर्जीज हो सकती हैं जो आपको पता ही नहीं होगा कि ये है। क्या समझे? जो आपको पता ही नहीं होगा कि ये है, ऐसी एनर्जीज भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो इवन ऐसी एनर्जीज भी आपको दिखाई दे सकती है। मतलब हमें पता ही नहीं है तो फिर दिखाई कहाँ से देंगी, लेकिन हो सकती हैं, इंटरनल एनर्जी का पार्ट हो सकती हैं। तो आपको डेफिनेशन सुन के ही घबराहट महसूस हो गई होगी कि इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। भाई ये तो प्रॉपर ये जो इसकी एनर्जीज हैं पार्टिकल्स की, ये तो बदल भी रही होंगी ना, कांस्टेंट थोड़ी रह रही होगी। कभी किसी से टकरा गया, बदल गई। अब एक पार्टिकल के पीछे कब तक भागोगे कि उसकी हर तरह की एनर्जी कैलकुलेट करो, फिर सारे पार्टिकल्स के लिए वो काम करो, फिर उनको सम करो, और फिर इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करो। तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही काम है। यानी हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं की जा सकती। प्रैक्टिकल बात है ये, ऐसे ही समझ में आ जाएगी बिना कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि कहाँ से कैलकुलेट करूँगा इन सारे मॉलिक्यूल्स की सारी तरह की एनर्जीज को और उनको ऐड करके एनर्जी निकालूंगा, तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी क्या है पहले बताइए? इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज of all the particles of a system, particles of a system. Obviously it is not possible to determine the absolute value. So you cannot determine the absolute value. Absolute value cannot be calculated. तो फिर क्या हम छोड़ दें इंटरनल एनर्जी को? कैलकुलेट नहीं हो सकती तो छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे ना, है ना। हम तो करेंगे। भाई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं हो सकती तो कुछ और करेंगे, है ना। कभी कभी तुम लोग सोचते हो यार साइंटिस्ट कितने पागल हैं, जब एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही तो छोड़ो उसका पीछा, कि नहीं एब्सोल्यूट नहीं हो रही तो कुछ और कैलकुलेट करूंगा, लेकिन करूंगा, है कि नहीं। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? चेंज कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? चेंज in IE can be calculated, कितनी बदल गई ये पता किया जा सकता है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है U2 माइनस U1, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 माइनस U1 होता है। बोलो कोई समस्या नहीं है? ओके बहुत अच्छी बात है, मान ली ये बात कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? U2 माइनस U1। अब मैं एक तरफ तो ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा है, आप U2 कैलकुलेट नहीं कर सकते एब्सोल्यूट वैल्यू, और ऐसा है आप U1 भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो फिर चेंज कैसे कैलकुलेट किया है? हाँ तो ये U2 तो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता ना,
ना U1 कैलकुलेट हो सकता, तो फिर डेल्टा U कैसे कैलकुलेट हुआ? तो उसका एक इनडायरेक्ट तरीका है। कैसे? आप मुझे बताओ कितना कॉमन सेंस हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, बहुत हल्का सा, उसी से काम चल जाएगा। देखिए क्या कहना चाहता हूँ, मान लो ये सिस्टम है और इस सिस्टम को थोड़ा सा इधर लेके आते हैं। ऊपर रिफ्लेक्शन से मुझे ही नहीं दिख रहा है ऊपर कोई सिस्टम है कि नहीं, है ना। चलो, तो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी है। लेट से इसकी इंटरनल एनर्जी है U, कितनी है? U, या U1 कह दो, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को 10 जूल हीट दे दी, इस सिस्टम को मैंने 10 जूल हीट दे दी। अब बताओ इसकी एनर्जी कितनी हो गई होगी? अब बताओ इसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना आया? हो गई कैलकुलेट? देखो, इंटरनल एनर्जी को आप ही तो चेंज कर रहे हो, मैं ही तो वर्क कर रहा हूं, मैं ही तो हीट दे रहा हूं या हीट निकाल रहा हूं वहां से। तो क्योंकि हम ही इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने कितनी करी। हालांकि आप हीट और इंटरनल एनर्जी को इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, प्रैक्टिकली पूछोगे तो वहाँ हीट कैलकुलेशंस होते हैं, उससे यू कैलकुलेट होता है, डेल्टा यू। बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बात पॉसिबल तो है ही है। भाई हीट तो मैंने ही दी ना, हीट मैंने ही दी, तो बताओ इंटरनल एनर्जी भी उतनी चेंज हुई होगी जितनी हीट दी। अगर मैं 20 जूल हीट देता तो इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज होती? 20 चेंज होती। कितनी चेंज होती? 20। मैं 50 जूल हीट देता तो कितनी चेंज होती? 50। मैं 10 जूल वर्क कर देता तो कितनी चेंज होती? 10 जूल। तो दो रास्ते हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के, दो रास्ते हैं, हीट और वर्क, कीपिंग द अमाउंट कांस्टेंट। अगर मैं इसमें पार्टिकल्स और मिला दूंगा तो अमाउंट बदल जाएगा, वो फिर बात ही बदल गई पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो अमाउंट कांस्टेंट रखो तो फिर दो ही रास्ते हैं इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के, एक का नाम है हीट और दूसरे का नाम है वर्क। इन दोनों से मिलेंगे जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, लेकिन अभी जहां मैं तुम्हें लेके जा रहा हूं वो एक डिफरेंट रास्ता है। हम कैसे जो है कॉपी पर डेल्टा यू और डेल्टा यू के कैलकुलेशंस करते हैं, चेंज के कैलकुलेशंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो लैब होनी चाहिए, हीट का कैलकुलेशन करने के लिए सारी चीज़ें होनी चाहिए तभी डेल्टा यू आएगा, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम कॉपी पर भी डेल्टा यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मैथ लगती है। क्लियर? चलो करेंगे, हेडिंग डालो, बस आइडिया मिल गया हमें। डेल्टा यू ये है, एब्सोल्यूट नहीं पता कर सकते, चेंज कर सकते हैं, हीट और वर्क से चेंज कर सकते हैं, और कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं कॉपी पर वो अब हम सीखेंगे। तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। हाउ वुड यू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी? तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन होती है। हुई खुशी? अच्छा, मजाक कर रहा था, मुझे पता है नहीं होगी खुशी, क्यों होगी, ठीक है ना। हेडिंग डालो, इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी लिखो इसमें। इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? बोलो, वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है। किसका फंक्शन है? वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी एक पार्शियल डिफरेंशिएशन वाली फॉर्म लिखी थी मैंने, मिले थे सभी लोग, उस फॉर्म के पास चल रहे हैं दोबारा। बताओ, अगर मुझे निकालना है स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ यू तो वो किसके बराबर लिखूं? तुम ही बताते चलना, मैं लिखता चलूंगा। बताओ क्या लिख सकता हूं मैं? डेल यू बाई डेल वी कांस्टेंट इनटू डीवी। अरे कुछ आया? बताओ, प्लस कर दूं? क्या लिखूं? डेल यू अपॉन डेल टी कीपिंग वी कांस्टेंट इनटू dt। क्या समझे?
तो एक्चुअल में सबसे ओरिजिनल इक्वेशन टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज दिस। यही तरीका है इंटरनल एनर्जी को कॉपी पे सॉल्व करने का, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट लग रही है ऑब्वियसली, तो अलग अलग चीज़ों के लिए हम इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे भाई। तो सबसे ज़्यादा मैं फोकस रखूंगा आइडियल गैसेस पर। अगर कोई सॉलिड लिक्विड चीज़ दे दी जाती है तो आपको ओरिजिनल फॉर्म ही यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आइडियल गैसेस की बात हो रही है तो आइडियल गैसेस के लिए हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बताओ आइडियल गैस कौन सी होती है? आइडियल गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताओ मुझे। आइडियल गैस की प्रॉपर्टी क्या है? ये आइडियल गैस की प्रॉपर्टी थोड़ी ओबे करती है, लेकिन कैसे? क्या मतलब क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है? केटीजी पढ़ ली तुमने फिजिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? हाँ हाँ, तो केटीजी ने क्या कहा था? केटीजी ने क्या कहा था? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है जिसके बेसिस पे आइडियल गैसेस हो रही हैं, मतलब एग्जिस्ट करती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आइडियल गैस के पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्जन नहीं होता। सुनिए ना ये बात कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कोई रिपल्जन, तभी वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो कर पा रही थी, है ना। वो सब केटीजी में चला गया, लेकिन प्रॉपर्टी हमें आज यूज़ करनी है, तो मैंने थोड़ी सी जो है वो आपको जो है रिकॉल कराई है कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो आइडियल गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन और कोई रिपल्जन नहीं है। there is no attraction, there is no repulsion in the particles of kinetic particles of ideal gas। clear? अच्छा, अब इन पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं है, तो देखो वॉल्यूम के बारे में सोचो। वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। वॉल्यूम क्या होती है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स वॉल्यूम होती है। अब अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट करूं तो ये गैस अपने आप पास नहीं आएगी, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है, और ये अपने आप दूर भी नहीं जाएगी, क्यों? रिपल्जन भी नहीं है। तो इसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती। वॉल्यूम कब चेंज हो सकती थी? मैं टेम्परेचर बढ़ाता, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करते, काइनेटिक एनर्जी, और भागते एक दूसरे से, ये एक्सपेंड होती। क्या होती? एक्सपेंड होती। तो अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है तो अपने आप ना तो इस गैस की वॉल्यूम चेंज हो सकती है, क्योंकि ना तो इसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन है, ना तो इसके पार्टिकल्स में रिपल्जन है। तो ना इसके पार्टिकल्स पास नहीं आ सकते, इसके पार्टिकल्स दूर नहीं जा सकते। दे कैन नॉट चेंज देयर वॉल्यूम एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट हुआ तब तक आप आइडियल गैस की वॉल्यूम को अपने आप चेंज नहीं कर सकते। तो बताओ, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देता हूं तो इनमें कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा? टेम्परेचर कांस्टेंट पे बताओ डेल वी जीरो हो जाएगा। अरे वॉल्यूम थोड़ी बदली ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हुई ना। तो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए बोलो, आइडियल गैस के लिए मैं कह सकता हूं डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टी इंटू डी वी इज जीरो। क्या है? जीरो है। ठीक है भैया, अगर ये जीरो है तो बताओ ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा। ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगा लाइक दिस। मैं लिख सकता हूं डी यू इज इक्वल्स टू, बोलो, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू डी टी। और आइडियल गैस के लिए इस टर्म को CV लिखा जा सकता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यों लिखा जा सकता है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, हालांकि अब भी अगर आप इसे याद रख के चलोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, बट आगे जब हम पूरी तरह से मिल लेंगे इंटरनल एनर्जी से तब मैं आपको आगे भी एक बार मेंशन कर दूंगा। देखो मैंने इसको CV लिखा था, ठीक है ना, तो क्यों लिखा था वो थोड़ी सी देर में क्लियर होगा। बट हाल फिलहाल में ये जो वैल्यू है, कौन सा कलर लूं भाई आयुष, कौन सा कलर लूं? नहीं, मैं तो यही लूंगा, वैसे ही पूछ रहा था, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो CV। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा?
फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? फॉर्मूला बनेगा डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी। ठीक है, अब अगर मुझे ओवरऑल चेंज निकालना है तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा u1 से u2 तक डी यू, इसे इंटीग्रेट करूंगा t1 से t2 तक इंटू सी वी डी टी। अब अगर CV कांस्टेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि होता भी है नॉर्मली केसेस में, लेकिन अगर वो टेम्परेचर पे डिपेंडेड है तो मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता, फिर आपको उसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। वो मुझे उम्मीद है कि अगर मैं CV ऐसे लिख दूं कि CV डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बाई T⁻³ तो आप इसे इंटीग्रेट करके निकाल लाओगे dt के रेस्पेक्ट में, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। वैसे उस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। अगर लेकिन CV कांस्टेंट है तो वी कैन पुल इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। बताओ ये क्या बनेगा? डेल u2 माइनस u1, और ये CV बाहर आ जाए तो बोलो CV बाहर आने पर ये बनेगा इनटू डेल्टा टी। ये है पहला तरीका डेल्टा U को कैलकुलेट करने का। ये फॉर 1 मोल गैस है, फॉर 1 मोल गैस। n मोल गैस के लिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। दिस इज फॉर n मोल गैस, n मोल गैस। n मोल गैस के लिए फॉर्मूला इस तरह से बनेगा। तो अभी सुनो, पहले सिर्फ सुनो, लिखना कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कि हमने इंटरनल एनर्जी को किसका फंक्शन लिखा? हमने इंटरनल एनर्जी को फंक्शन लिखा वॉल्यूम और टेम्परेचर का। जब मैं एंथैल्पी पढ़ाऊंगा मैं उसे प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन लिखूंगा। सब कुछ ऐसा ही करूंगा, सब कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, बस छोटी छोटी सी बातें चेंज होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। बट हमने ये सीखा कि बताओ डेल्टा यू क्या है? NCV डेल्टा टी। ये पहला फॉर्मूला आया है हमारे पास क्या कैलकुलेट करने के लिए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इस फॉर्मूले का अगर यूज़ करूँ तो मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है? कोई प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। हीट सप्लाई कितनी हुई, वर्क क्या हुआ, नहीं ज़रूरी, ऐसे ही निकाल सकता हूँ। कैसे? सब्सटेंस की CV पता हो, बस टेम्परेचर चेंज को मेजर कर लूंगा थर्मामीटर लगा के, और बोलो मोल्स पता हो, CV पता हो, तो हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या समझे? फटाफट से आप इसे कॉपी कीजिए कैलकुलेशन वाले हिस्से में जल्दी से। तो हमने सीखा इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने का रास्ता नंबर 1। अब चलते हैं रास्ते नंबर 2 की तरफ। इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के 2 मेथड्स हैं। हमने बात करी हीट और वर्क। ठीक है, हीट और वर्क क्या होते हैं बताइए? व्हाट आर हीट एंड वर्क? कोई पूछे व्हाट इज वर्क तो क्या कहोगे? बहुत सुना है आज से पहले। पाथ फंक्शन है, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। जैसे अगर कोई पूछे व्हाट इज वर्क आपसे, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? इतने बचपन से आप 9th क्लास से वर्क पढ़ते आ रहे हो, अगर किसी ने पूछा व्हाट इज वर्क तो क्या जवाब दोगे? क्या है वर्क? क्या लगता है व्हाट इज वर्क? अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा होगा 11th में, और अब तो शायद इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ रहे होगे। Q/V चल रहा होगा इस वक्त। कौन सा चल रहा है चैप्टर? हाँ, तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिनिश पूरी। हाँ, तो आ गया होगा इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना? तो व्हाट इज वर्क? वो तो टाइप हो गया इलेक्ट्रिकल वर्क। वर्क 2 तरह का होता है बेसिकली, एक PV वर्क होता है, एक नॉन PV वर्क होता है। नॉन PV में आते हैं ये सारे वर्क। व्हाट इज वर्क दो, सवाल अभी भी वैसे ही है। व्हाट इज वर्क? देखो, आज के बाद जब आपसे कोई सवाल पूछे ना वर्क क्या है, या आपसे कोई सवाल पूछे हीट क्या है, इन दोनों का जवाब आप सेम देना। क्या जवाब देना? वर्क और हीट हैं, दीज आर द मेथड्स या पाथ मेथड्स टू चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इन दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट सेम होती हैं, दोनों की डेफिनेशन सेम है। हीट एंड वर्क आर मेथड्स टू चेंज द इंटरनल एनर्जी। एनर्जी नहीं है ये,
है ना, हम बचपन में सुनते थे हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए मेथड टू चेंज एनर्जी, हीट इज नॉट एनर्जी, हीट एनर्जी नहीं है, ठीक है, वर्क एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी को चेंज करने के तरीके हैं, ठीक है। देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करो क्या कहना चाहता हूं। जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे पास 1,000 रुपए का चेक है, एक चेक है तुम्हारे पास, 1,000 रुपीज का चेक किसी से तुमने बनवाया, ठीक है, ये 1,000 रुपीज का जो चेक है ये पैसों को ट्रांसफर करने का तरीका है, ये पैसे नहीं है, ठीक है, ये पैसे नहीं है, ये पैसों को ट्रांसफर करने का तरीका है। तुम इसे अगर किसी दुकान पे जाके दो कि भाई ये मुझे सामान दे दे बाकी पैसे लौटा दे, तो करेगा क्या? वो नहीं करेगा, ये प्रॉपर बैंक में ही जाके कैश किया जा सकता है। तो चेक इज मेथड टू ट्रांसफर मनी, चेक इज नॉट मनी, ये अंतर है, ठीक है ना। तो हालांकि चेक की वैल्यू उतनी है, अगर 1,000 रुपए है तो इसकी वैल्यू 1,000 रुपीज ही है। आपने 10 जूल वर्क किया तो इंटरनल एनर्जी भी 10 जूल से ही बढ़ेगी घटेगी, जो भी कुछ आपने वर्क के साथ किया है। तो ये चेक जो है पैसों को ट्रांसफर करने का तरीका है, पैसे नहीं है, ठीक है। तो हीट और वर्क क्या है बताओ? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के तरीके, एनर्जी नहीं है। क्योंकि एनर्जी होती तो फिर मैं इनकी स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट पर मैं क्या करता, इनकी वैल्यू डिफाइन करता कि इसमें सिस्टम में इतना वर्क है, इस सिस्टम में इतनी हीट है। वो नहीं कर सकते हम, ये सिर्फ अपीयर होते हैं ड्यूरिंग ए प्रोसेस। तो भाई दोनों की डेफिनेशन सेम, मेथड्स टू चेंज द एनर्जी, दोनों की यूनिट सेम, तो फिर डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस बताओ कि सारी चीजें सेम है तो हीट और वर्क में फिर डिफरेंस क्या है? तो एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस बताता हूं आपको, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है। हीट एक डिसऑर्डर्ड तरीका, ऐसे समझ सकते हैं कि हीट एक डिसऑर्डर्ड तरीका है जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है, और ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एराइज होती है। किसकी वजह से एराइज होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। और जो वर्क है, वर्क एक सिस्टमैटिक तरीका है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का, जो टेम्परेचर की वजह से जो है चेंज, टेम्परेचर की वजह से इधर उधर नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एराइज नहीं होता है, कम से कम टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एराइज कौन होती है? हीट एराइज होती है। तो अंतर समझो डिसऑर्डर ऑर्डर्ड का। क्या कहना चाहता हूं, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक की आप एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, तो आपने क्या किया? इसको हीट करना शुरू किया। तो जब आप हीट करोगे तो जो इमीडिएट पार्टिकल्स होंगे, जो बिल्कुल बराबर में होंगे, वो इमीडिएट पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, फिर वो अपने अगले वाले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, फिर वो आगे वाले, यानी हीट का जो इफेक्ट है वो यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दिस कॉर्नर। समझ रहे हो ना? हीट धीरे धीरे रेडिएट होगी, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ कम होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये क्या होगी? आगे फ्लो होगी। तो हीट एक डिसऑर्डर्ड तरीका है, पूरे सिस्टम पे बराबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ऐसे ही मैं एक बार पढ़ा रहा, एक बच्चे ने कहा सर इसे जो है ओवन में रख दो, फर्नेस में रख दो, चारों तरफ से बराबर हीट मिलेगी, ठीक है। तो ये तो सवाल ही अजीब है कि भैया ठीक है, अगर मैं इसे ओवन में रख दूं तो इसका सरफेस ही तो हीट गेन करेगा ना भाई, अंदर वाले पार्टिकल्स तो अभी भी वहां तक तो हीट बाद में ही पहुंचेगी, सरफेस एक साथ कर लेगा, चलो ठीक है, सारे सरफेस ने एक साथ कर ली, लेकिन सिस्टम के अंदर तो बाद में ही पहुंचेगी, कहीं पे भी रख लो, समझ रहे हो। तो हीट एक डिसऑर्डर्ड तरीका है जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अप्रोच करती है। वर्क ऐसा नहीं है। सोचो अगर मैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहता वर्क से, तो मैं मान लो इस पे मैंने मैकेनिकल वर्क किया और उठा के मैंने इसे यहां रख दिया, इस पार्टिकल का जितना डिस्टेंस चेंज हुआ होगा, ऐसे मान लो ये, उतना ही इसका भी हुआ होगा, उतना ही इसका भी हुआ होगा, सारे पार्टिकल्स पे वर्क बराबर हुआ होगा, सारे पार्टिकल्स की बराबर एनर्जी एक साथ बदलेगी, समझे। तो वर्क एक ऑर्डर्ड तरीका होता है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का। हीट इज ए डिसऑर्डर्ड वे टू चेंज द इंटरनल एनर्जी एंड हीट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। यहाँ हमने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बारे में कोई बातचीत नहीं करी है, तो
क्या डिफरेंसेस हैं हीट और वर्क में, सेम ऑन द सेम टाइम क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हीट और वर्क में, ये हमें समझ आना चाहिए भाई कि हीट और वर्क में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और हीट और वर्क में क्या डिफरेंसेस हैं। बोलो, बात समझ में आती है? तो क्या है हीट, क्या है वर्क? हाँ, व्हाट इज हीट एंड वर्क? Change then. These are different pathways to change the methods to change the internal energy of a system. ठीक है? तो हीट और वर्क में डिफरेंस और सिमिलरिटीज देखने के बाद थोड़ा हीट को एनालाइज कर लेते हैं, फिर वर्क को हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। वर्क के बारे में हमारी काफ़ी बातचीत होने वाली है भाई, ठीक है? तो हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करने वाले हैं इस चैप्टर में, और हीट का साइन आपको अपनी तरफ से लेना होगा। हीट क्या है? हीट एक डिसऑर्डर्ड तरीका है इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अराइज होती है। ये है हीट की डेफिनेशन, ध्यान रहेगी आगे से। हीट क्या है? इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का डिसऑर्डर्ड तरीका है जो, या खाली इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का तरीका है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अराइज होता है। क्लियर? वर्क को अभी हम देखेंगे, सिस्टमैटिक है और कई तरह का हो सकता है, कई कारणों से वर्क हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक वर्क, बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, ठीक है? पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो हीट क्या है, क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन अपने आप आपको कंसिडर करने रहेंगे इसके। हीट पॉजिटिव कब लेनी है? हीट पॉजिटिव लेनी है व्हेन हीट इज absorbed by the system, या फिर हीट इज गिवन टू द सिस्टम। और नेगेटिव कब लेना है हीट का साइन? व्हेन हीट इज रिलीज्ड, व्हेन हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, जब सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो उसकी वैल्यू हमें क्या लेनी है? बोलो, नेगेटिव, अपनी तरफ से, क्वेश्चन लिख के नहीं देगा। और जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी वैल्यू क्या लेके चलनी है हमें? पॉजिटिव, ठीक है? अब हमने देख लिया कि भाई सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं। तरीका पहला है हीट, क्यू, दूसरा तरीका है वर्क, डब्ल्यू। तो इंटरनल एनर्जी का जो भी चेंज होगा, वो हमेशा हीट और वर्क के बराबर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10 जूल हीट दी और 10 जूल वर्क किया तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी वो 20 जूल से होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 जूल हीट दो, 10 जूल वर्क करो, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाए 21 जूल से, 1 जूल एनर्जी कहीं से प्रकट हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपने 10 जूल हीट दी, 10 जूल वर्क किया और इंटरनल एनर्जी चेंज हुई 19 जूल से। ऐसा भी नहीं हो सकता। 1 जूल हीट कहीं गायब हो गई, ना, नहीं हो सकता। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है वो बराबर होगी हीट और वर्क के। जितना हीट करोगे, जितना वर्क करोगे, उतना ही चेंज दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हीट और वर्क तो कुछ और कर रहे हैं, एनर्जी कुछ और मैग्नीट्यूड से बदल रही है। ऐसा नहीं हो सकता। जो भी हीट दी गई, जो भी वर्क किया गया, एज इट इज अपीयर होगा कहाँ पर? इंटरनल एनर्जी के चेंज में। क्लियर? ये ऑलवेज इक्वल टू रहेगा, ये कभी भी ग्रेटर देन या लेस देन नहीं हो सकता। इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, और इसे बचपन से सुनते आए हैं हम इस तरीके से कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देख लो, एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती किसी भी सिस्टम की। आप एनर्जी को चेंज करना चाहते हो, करो, शौक से करो, लेकिन जितनी हीट दोगे उतना ही चेंज आएगा। ऐसा नहीं हीट मैंने दी 10 जूल, चेंज आया 20 जूल का। 10 जूल एनर्जी कहीं से क्रिएट हो गई सिस्टम में, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? तो जितना हीट और वर्क किया जाएगा, इंटरनल एनर्जी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। अपनी तरफ से एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती या एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10 जूल हीट दूं सिस्टम को और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़े 9 जूल से, तो 10 जूल में से 9 जूल से एनर्जी बढ़े, 1 जूल कहीं एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। आपने 10 जूल हीट दी है तो 10 जूल ही इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बस यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अब हम वर्क का कैलकुलेशन करेंगे और वर्क के कैलकुलेशन के बाद हम इस फॉर्मूले को, देखो नया फॉर्मूला तैयार हुआ है, ठीक है ना, नया फॉर्मूला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक पहले मिल चुके हो, बताओ डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, है ना। कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा बुरा कोई नहीं है भैया। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा है तो वो लगाओगे एनसीवी डेल्टा टी, अगर वो दे रखी है हीट कैपेसिटी, और अगर हीट और वर्क दे रखा है तो ये लगाओगे। अच्छा बुरा कोई नहीं है भैया, वो तो सिचुएशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए अब आप हेडिंग डालिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स FLOT, और लिखो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सीक्वेंस थोड़ा बदल सकता है मॉड्यूल से भाई, मुझे पता नहीं है, मैंने मॉड्यूल देखा नहीं है तुम्हारा भी, सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखो, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही पुरानी बात है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो आप लिखिए इसे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, देन वी विल फर्स्ट कैलकुलेट डब्ल्यू एंड रिटर्न टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर न्यूमेरिकल्स। हम डब्ल्यू का कैलकुलेशन करेंगे और फिर वापस लौटेंगे थर्मोडायनेमिक्स के पास, इंटरनल एनर्जी के पास, क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो वहाँ से मैं क्वेश्चंस शुरू करूँगा, ठीक है। फिजिक्स में ये उल्टा है, साइन कन्वेंशन उल्टा है। हाँ तो एक ही बात हो गई, ठीक है, लेकिन साइन उल्टे हैं बेटा। वहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम अलग लिया जाता है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस है, ठीक है ना। हाँ चलो आज का क्वेश्चन तो दे दें। आज का क्वेश्चन है, आज की क्लास में से आपको ढूंढना है, अगर मैं ग्राफ बनाता हूं डेल यू वर्सेस डेल टी का, तो इसकी स्लोप किसके बराबर आएगी। तो इसको आप जो है आज देखिएगा, प्रोग्राम को दी एंड करने का समय आ गया है, कल न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे भाई। आज का लास्ट टाइम है, 10 मिनट इसको आप रिवाइज कर सकते हो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस लगाने के लिए। कल के बाद आपको समय नहीं मिलने वाला है भैया, डेली न्यूमेरिकल चालू, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा, वैसे हो गए होंगे मोस्टली क्वेश्चंस, तो हो गए, आप तो पूछ गए है ना। एमओटी के अभी लगाए नहीं है कि हुए नहीं है? अच्छा तो पूछ लेना उनको। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।